हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ इंटरव्यू का पार्ट 30 है। ये फ्री वीडियो है, सबके लिए अवेलेबल है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, एसेट्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है। अब इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, उसमें क्या है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में 3 कैटेगरीज हैं बेसिकली। एसेट क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इनकम की रिकॉग्निशन कैसी होती है लोन अकाउंट से, और प्रोविजनिंग जब अकाउंट एनपीए हो जाता है तो उनकी प्रोविजनिंग कैसे होती है, या फिर अकाउंट अगर एनपीए नहीं है तो क्या उनकी प्रोविजनिंग होती है कि नहीं होती है, प्रोविजन क्या है, प्रोविजनिंग क्या है, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो तो मैं फ्री अवेलेबल करा रहा हूं, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको पता है दिन में 4, 5, 6 वीडियो जितनी पॉसिबल है हम दे रहे हैं। एंड आज रात 11 बजे आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की वीडियो भी मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो हमारी इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन किए हैं वो उनके अकाउंट में होगी। आप लोगों ने अगर तक ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ज्वाइन करने का। interview.goldencareer.co.in/membership.php करके वो है लिंक, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। ये सारी वीडियो हो गया, सीजीटी एमएससी हो गया, पीएमईजीपी हो गया, पॉजिटिव पे सिस्टम हो गया, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी वीडियो साथ में और भी वीडियोज़ आएंगी, और आपको पता ही है हम मैक्सिमम पॉसिबल वीडियोज़ जितनी जल्दी हो सके दे रहे हैं। चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बाकी क्लासेस जिनको ज्वाइन करनी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एनपीए बेसिकली क्या है, देखिए अगर एक एकदम सिंपल सी भाषा में कहें तो बैंक के ऐसे एसेट्स जिससे, या कोई भी ऐसी एसेट जिससे जो है इनकम आना बंद हो गई है, वो हो गए हमारे एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स जिनसे आय आना पूरी तरह से बंद हो चुकी है, उन्हें हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। या फिर बोलें कि एक ऐसे लोन्स जिनमें एक निश्चित समय अवधि के बाद एक निश्चित समय के लिए बेसिकली, ठीक है, कोई भी ईएमआई मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है वो आ नहीं रहा है, जितनी इंटरेस्ट लग रही है वो भी नहीं आ रही है, तो फिर वो एक जो है हमारा एनपीए अकाउंट हो जाता है। अब देखिए अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग ड्यूरेशन होती है, इसलिए यहाँ पर ड्यूरेशन हम क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली जितने टर्म लोन्स होते हैं उसमें 90 दिनों की जो है वो समय सीमा होती है। अगर लगातार 3 महीने तक आपकी ईएमआई जो है वो नहीं आ रही है तो वो अकाउंट जो है एनपीए हो जाएगा। केसीसी के केस में ये डिफरेंट होता है, ठीक है। केसीसी के केस में क्या होता है, आपको बताया ना, टर्म लोन के केस में 90 डेज, केसीसी के केस में होता है अगर वो शॉर्ट क्रॉप्स हैं, शॉर्ट क्रॉप है, तो फिर ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन, ठीक है। मैं सिर्फ इतना लिख दे रहा हूँ, ओवरड्यू, नेक्स्ट में ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन। 1 क्रॉप, ये क्रॉप लिखा हुआ, पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। देखिए शॉर्ट क्रॉप और लॉन्ग क्रॉप 2 तरह के लोन होते हैं केसीसी में, ठीक है। अगर शॉर्ट क्रॉप के लिए लोन दिया गया है तो फिर अगर 2 क्रॉप सीजन तक आपकी कोई भी जो रिपेमेंट है नहीं आ रहा है तो फिर वो हो जाएगा आपका क्या, लोन एनपीए हो जाएगा। एंड अगर लॉन्ग क्रॉप जो है के लिए लोन दिया गया है, लॉन्ग क्रॉप सीजन के लिए दिया गया है, तो अगर सिर्फ 1 क्रॉप सीजन तक आपका जो है वो लोन रिकवर नहीं हो रहा है उसके बाद, तो वो एनपीए हो जाएगा। तो बेसिकली ये होता है। और अगर हम बात करें टर्म लोन के केस में, तो टर्म लोन के केस में ये होता है क्राइटेरिया 90 डेज का। 90 दिनों तक यानी 3 महीनों तक अगर ईएमआई अकाउंट में नहीं आई है तो उस लोन को हम जो है क्या करेंगे, एनपीए क्लासीफाई बैंक कर देगी, ठीक है। अब इन सब को लेकर के होता क्या है, बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें जो है 3 चीज़ें बताई गई हैं। नंबर 1 क्या है, एसेट क्लासिफिकेशन, मतलब किसी बैंक की एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। नंबर 2 इनकम रिकॉग्निशन, मतलब किस इनकम को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो बैंक की इनकम मानी जाएगी, इनकम रिकॉग्निशन। नंबर 3 है प्रोविजनिंग नॉर्म्स, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, ठीक है। ये क्या है, ये आरबीआई द्वारा बनाया गया है, किस लिए, ताकि बैलेंस शीट में, बैंक की जो बैलेंस शीट बनती है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, बैंक जो है उसमें फर्जीवाड़ा ना करें। दूसरा, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं बैंकिंग में, उनको अडॉप्ट करने के लिए, मतलब उनके इक्वल रहने के लिए ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिए बैंक एसेट के क्लासिफिकेशन कैसे करती हैं। अब आप कहोगे ये एसेट कहाँ से आ गया, बेसिकली बैंक जो भी लोन देती है वो बैंक की होती है एसेट्स। क्यों भाई, बैंक को उससे इनकम मिलेगी, आपको लोन बैंक ने दिया तो आप उस पर इंटरेस्ट भरोगे, तो बैंक के लिए तो इनकम आएगी ना, तो वो बैंक के लिए है एसेट्स। और जो भी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, जो भी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हो वो बैंक के लिए होती है
लायबिलिटी, ये LIAB है, LIAB लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि भाई वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। आप अपना पैसा जमा कर गए हो, कल को आप मांगने आ जाओगे तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं बैंक लेके भाग जाएगी। तो जितना भी डिपॉजिट होता है बैंक में वो बैंक के लिए लायबिलिटी होती है, और जितने भी लोन्स होते हैं बैंक के लिए वो बैंक के लिए एसेट्स होते हैं। तो अब इन लोन अकाउंट्स का बोलें तो इन एसेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? देखिए, इनके क्लासिफिकेशन दो तरह से हो सकते हैं सिर्फ। एक होता है आपका स्टैंडर्ड एसेट्स, दूसरा आपका हो जाता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं, ऐसे एसेट्स जिनसे इनकम आ रही है उनको हम बोलते हैं क्या? उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। लेकिन ऐसे लोन अकाउंट जिनसे इनकम आ रही है, जिनसे EMIs आ रही है, लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी हो जाती हैं। एक होती है रेगुलर, मतलब क्या है, रेगुलर एसेट्स हैं हमारी, जिनसे रेगुलर इनकम आ रही है। दूसरे हो जाते हैं हमारे स्ट्रेस्ड एसेट्स। अब क्या होते हैं? रेगुलर एसेट्स होते हैं जिनसे तो हमारी रेगुलर EMI आ रही है, कोई भी डिले नहीं है EMI आने में, EMI आने में कोई भी डिले नहीं है, तो वो लिए हमारे हुए क्या? वो हमारे लिए हुए रेगुलर। और स्ट्रेस्ड एसेट्स कौन हुए? जिनमें EMI आने में 1 से 90 दिनों की देरी हो रही है। भाई किसी की मतलब 10 दिन 20 दिन बाद, कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद ऐसे EMI आ रही है किसी अकाउंट्स में, लोन अकाउंट में, तो वो बैंक के लिए स्टैंडर्ड एसेट्स तो है, लेकिन वो स्ट्रेस्ड स्टैंडर्ड एसेट है। ठीक है, ये तो हो गई स्टैंडर्ड एसेट की बात। अब होती है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से होते हैं। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी 3 कैटेगरी होती हैं। ठीक है, पहला होता है आपका सब स्टैंडर्ड, दूसरा होता है आपका डाउटफुल, एंड थर्ड कैटेगरी आपकी जो होती है वो होती है लॉस एसेट्स। ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स कौन से होते हैं? सब स्टैंडर्ड एसेट्स या सब स्टैंडर्ड अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं, लोन अकाउंट्स, जो कि लेस देन 12 मंथ्स हुए हैं, जिनको NPA हुए। जिनको NPA हुए लेस देन 12 मंथ्स हुए हैं उनको हम सब स्टैंडर्ड अकाउंट बोलते हैं। डाउटफुल में कौन है? जो ग्रेटर देन 12 मंथ्स, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया है जिनको NPA हुए, वो हमारे अकाउंट्स हो गए डाउटफुल अकाउंट्स। लॉस अकाउंट्स कौन होते हैं? जिनका इंटरनल ऑडिट के द्वारा, RBI के ऑडिट्स के द्वारा, या नाबार्ड के ऑडिट द्वारा, किसी भी ऑडिट के द्वारा, या फिर बैंक के द्वारा, जिनको अब ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि भाई ये अब रिकवर नहीं होंगे, नॉन रिकवरेबल है, इनसे कोई पैसा नहीं आएगा, वो होते हैं हमारे लॉस एसेट्स, या वो हमारे लॉस अकाउंट्स हो गए। ठीक है, लॉस कैटेगरी में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर सब स्टैंडर्ड तो हो गए। अब इसी में डाउटफुल जो अकाउंट्स हैं हमारे, उसकी होती हैं 3 कैटेगरी। ठीक है, उसकी 3 कैटेगरी होती हैं, D1, D2 एंड D3। ठीक है, अभी क्या है इसमें, ग्रेटर देन 12 मंथ्स वाले जो है डाउटफुल में आते हैं ना। अब 1 साल से तो ज़्यादा हो गए, लेकिन उसके 1 साल बाद, मतलब इस 1 साल जब NPA हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया तभी तो वो डाउटफुल में आए। ठीक है, उस 1 साल के बाद से अप टू 1 ईयर, मतलब जब वो पहले तुरंत डाउटफुल में आए हैं तो अप टू 1 ईयर क्या होगा? अप टू 1 ईयर होंगे वो D1 कैटेगरी में, मतलब डाउटफुल 1 कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद 2 to 3 ईयर होंगे वो डाउटफुल 2 कैटेगरी में, और जब मोर देन 3 हो जाएंगे ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स हो जाएंगे NPA के हुए तो फिर वो हो जाएंगे डाउटफुल 3 कैटेगरी में। ठीक है, मतलब NPA होने के 1 साल के जस्ट 1 साल हो चुका है NPA हुए, तब वो D1 कैटेगरी में आएंगे। NPA हुए 2 से 3 साल हुए हैं तो फिर वो D2 में आएंगे, 2 से 3 साल के बीच। ठीक है, अब 2 से 3 बोलोगे कैसे? यहाँ पे 1 साल खत्म होते ही NPA हुए 2 साल हो जाएंगे ना, क्योंकि 1 साल बाद तो वो आया ही डाउटफुल कैटेगरी में, उसके बाद अगले 1 साल तक वो D1 में रहेगा, 2 साल हो गए। 2 से 3 साल के बीच रहेगा वो D2 में, और 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो वो हो जाएगा हमारा D3 कैटेगरी में। और उसके बाद बैंक उनका कैटेगराइजेशन करती है लॉस अकाउंट्स में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टर्म लोन में 90 दिन होते हैं, एग्रीकल्चर लोन में, शॉर्ट क्रॉप एंड लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप में अलग अलग होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ आपसे इंटरव्यू में और पूछी जा सकती है कि भाई कोई ऐसा भी लोन अकाउंट है जहाँ पर ये NPA के नॉर्म्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, जो अकाउंट NPA नहीं होता है। बिल्कुल, अगर कोई भी लोन किसके अगेंस्ट किया गया है? LIC की पॉलिसी के अगेंस्ट किया गया है, या NSC होती है ना, NSC के अगेंस्ट किया गया है, या किसान विकास पत्र के अगेंस्ट में किया गया है, या फिर बैंक में कुछ अपना सेल्फ डिपॉजिट है, कोई FD है, सेल्फ डिपॉजिट है कस्टमर का, उसके अगेंस्ट में कोई लोन दिया गया है, इनके अगेंस्ट में कोई लोन दिया गया है, मतलब इनको जो है मॉर्गेज करके या इनको जो है गिरवी रख के आप समझिए, तो फिर ऐसे लोन जब तक मार्जिन मनी अवेलेबल है, क्योंकि भाई आपकी अगर FD 1 लाख रुपए की है तो आपको 75,000 रुपये ही तो लोन करेगी बैंक, 75% करेगी मानो। ठीक है, आपकी 1 लाख की FD के अगेंस्ट में, तो बैंक के पास तो वो FD है, वो पैसा है, इसलिए इन लोन का जो है NPA नॉर्म्स इन पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये लोन्स NPA की कैटेगरी में नहीं आते हैं। कब तक? जब तक कि जितना अमाउंट मैक्सिमम बैंक के पास अवेलेबल है, ठीक है, जब तक मार्जिन मनी से ऊपर अमाउंट नहीं निकल जा रहा है ओवरड्यू। ठीक है,
दूसरा, कौन से अकाउंट्स नहीं होते हैं एनपीए कैटेगरी में? अगर कोई ऐसा लोन जिसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ली गई है, कोई ऐसा लोन जिसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ली गई है, वो भी एनपीए में तब तक नहीं आएगा जब तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उस अकाउंट के पैसे देने से मना कर दे। अगर गवर्नमेंट ही मना कर दे कि इस अकाउंट में वो पैसे नहीं भरेगी, तभी वो एनपीए में आएगा, ठीक है। एल्स तब तक वो इनकम में एनपीए कैटेगराइजेशन उसका भी नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट आता है प्रूडेंशियल नॉर्म का कि इनकम रिकॉग्निशन, किस लोन अकाउंट में जो इंटरेस्ट लगती है वो इनकम जो है कब तक नहीं मानी जाएगी, ठीक है। एनपीए अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट लगेगी या फिर कहें कि लोन अकाउंट में जो इंटरेस्ट लगती है, ठीक है, वो तब तक इनकम का पार्ट नहीं होगी जब तक वो रिकवर नहीं हो जाती, जब तक वो इंटरेस्ट एक्चुअली रियलाइज नहीं हो जाती। मतलब आपके लोन अकाउंट में 1000 रुपए की इंटरेस्ट लग तो गई, लेकिन जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करोगे तब तक बैंक उसको जो है अपने इनकम साइड नहीं दिखा सकता है, तब तक वो बैंक की इनकम नहीं हुई। तो क्या है, ठीक है, इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज इनकम व्हेन इट इज एक्चुअली रिकवर्ड, ठीक है। इन एनपीए अकाउंट्स इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज इनकम व्हेन इट इज एक्चुअली रिकवर्ड और रियलाइज्ड। मतलब एनपीए अकाउंट में जितनी भी इंटरेस्ट लगी हुई है उसको, या जितनी इनकम अच्छा, एनपीए अकाउंट होने के बाद जो है बैंक उसमें इंटरेस्ट लगाते भी नहीं है, उसको हम बोलते हैं यूआरआई, अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट, ठीक है। वो क्या होता है, अगर उसमें इंटरेस्ट तभी लगाई जाएगी जब कस्टमर पेमेंट के लिए आता है, जब बैंक उसको रिकवर करे। अगर उसमें इंटरेस्ट लगा दी भी गई है तो उसको रिवर्स कर दिया जाएगा अनटिल एंड अनलेस वहां पर रिकवरी नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकम रिकॉग्निशन। नेक्स्ट होते हैं आपके प्रोविजनिंग के नॉर्म्स। प्रोविजनिंग, लोन अकाउंट में जो है प्रोविजनिंग की जाती है। प्रोविजनिंग किस तरह के अकाउंट में की जाती है? प्रोविजनिंग मतलब एक अमाउंट का, एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रोविजन करना, ताकि इन केस, क्योंकि भाई लोन बैंक देती है तो उसमें रिस्क तो हमेशा रहता है, पैसे आएंगे नहीं आएंगे ऐसा रिस्क रहता है, तो उसकी प्रोविजन की जाती है कि इन केस पैसे ना आए। अब ये पैसा बैंक के पास कहाँ से आता है? भाई आप लोग ही पैसे डिपॉजिट बैंक में कर जाते हैं और उन्हीं पैसों से बैंक लोन देती है, तो कल को आप अपना पैसा मांगने आओगे तो बैंक के पास पैसा तो होना चाहिए देने के लिए। इसीलिए हर लोन अकाउंट के बदले में कुछ अमाउंट का प्रोविजन किया जाता है, अलग रखा जाता है, ताकि कोई डिपॉजिटर अगर पैसा लेने आए तो उसको देने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो प्रोविजनिंग, स्टैंडर्ड अकाउंट, सब स्टैंडर्ड अकाउंट, डाउटफुल अकाउंट्स और लॉस अकाउंट्स, जितने भी कैटेगरी होते हैं, हर कैटेगरी के अकाउंट के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट की प्रोविजनिंग की जाती है। अब देखिए, अगर स्टैंडर्ड है अकाउंट, ठीक है, तो पहले हम बताते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट के। स्टैंडर्ड अकाउंट के केस में क्या होता है, अगर एक कोई नॉर्मल लोन है, ठीक है, नॉर्मल से अकाउंट है, तो उसमें 0.40% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उस लोन अकाउंट में जितना भी उसमें बैलेंस चल रहा है उसका 0.40% जो है वो प्रोविजन किया जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर कोई एमएसएमई का लोन है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का लोन है, तो 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस चल रहा है उसका 0.25% जो है वो प्रोविजन किया जाएगा अलग से, मतलब कि एक अमाउंट जो है एक अलग अकाउंट में रखा जाएगा। अगर हम बात करें हाउसिंग लोन के केस में, तो हाउसिंग लोन के केस में 0.40% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्रोविज़न होता है। और रियल एस्टेट के केस में, रियल एस्टेट का अगर कोई लोन है तो उस केस में 0.75% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस का जो है वो प्रोविज़न होता है। तो ये बेसिक हो गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर लोन का भी यही है जो एमएसई वाला है, एग्रीकल्चर / एमएसएमई लोन दोनों में 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस का जो है वो प्रोविज़न किया जाता है। ये तो हो गया अगर जो है अकाउंट सारे स्टैंडर्ड चल रहे हैं, तो उसमें प्रोविजनिंग देखिए बहुत कम होती है, 0.40%, 0.25%, ठीक है। लेकिन सपोज करिए कि क्या होता है, आपका अकाउंट जो है वो सब स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। अगर अकाउंट सब स्टैंडर्ड हो गया, उस केस में क्या होता है, नॉर्मल केस अकाउंट में एक नॉर्मल, मान लीजिए एक अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का अकाउंट है, ठीक, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए अगर लोन किया गया है, ठीक है, तो नॉर्मल केस में होता है आपका 15% ऑफ सिक्योर्ड पोर्शन, मतलब जितना पोर्शन सिक्योर्ड है, मतलब आपने कोलेटरल ले रखी है ना जो बैंक बेच सकती है, तो अकाउंट का जितना पोर्शन सिक्योर्ड है उसका तो 25%, और जितना अनसिक्योर्ड है, मतलब जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है, मतलब जो बैंक रिकवर नहीं कर सकती है कोलेटरल से, ठीक है, उसका 25% ऑफ अनसिक्योर्ड पोर्शन जो है वो प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी बैंक को, उतना अमाउंट निकाल के एक अलग अकाउंट में रखना पड़ेगा। इसीलिए एनपीए के बढ़ने से बैंक बहुत जल्दी लॉस में जाती हैं। देखिए 0.40% से कितना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। वहीं कोई इंफ्रा का अकाउंट है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपसे मिले 20%, सीधे 20% ऑफ अनसिक्योर्ड
पोर्शन। ये हो गया आपका सब स्टैंडर्ड के केस में। अब आते हैं डाउटफुल के केस में, देखिए प्रोविजनिंग कैसे होती है अगर आपका अकाउंट डाउटफुल कैटेगरी में चला गया। ठीक है, अब डाउटफुल में देखिए मैं लिख देता हूँ कितने परसेंट सिक्योर्ड में और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड समझ गए ना, सिक्योर्ड वो पोर्शन जिसके कोलेटरल बैंक के पास अवेलेबल है जितने अमाउंट की, और अनसिक्योर्ड वो पोर्शन जिस अमाउंट की कोलेटरल या कोई सिक्योरिटी बैंक के पास अवेलेबल नहीं है। अब मैंने आपको पहले बताया था कैटेगराइजेशन D1 होता है, D2 होता है, D3 होता है। ठीक है, तो D1 डाउटफुल 1 कैटेगरी का केस है, तो 25% ऑफ सिक्योर्ड पोर्शन एंड 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी अनसिक्योर्ड पोर्शन की। D2 के केस में 40% ऑफ सिक्योर्ड पोर्शन अगेन 100%, एंड D3 के केस में सिक्योर्ड पोर्शन की भी 100% जो है प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और अनसिक्योर्ड की भी 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका प्रोविजनिंग। अब एनपीए में एक चीज़ पूछता है कि नेट एनपीए निकलता कैसे है। ठीक है, किसी बैंक का नेट एनपीए, तो जितना भी ग्रॉस एनपीए है, मतलब जितना बैंक का टोटल एनपीए है, माइनस कर देते हैं उसमें से जितने की हम प्रोविजनिंग कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके बैंक का नेट एनपीए निकल के आता है। ये हो गई आपकी एनपीए की पूरी क्लास। इससे ज़्यादा एनपीए में आपसे फिलहाल स्केल 1 के इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होगी। वंस अगेन आपको अगर इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। रात 11 बजे आपको मिलेगी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की वीडियो, सिर्फ हमारे इंटरव्यू क्लास के मेंबर्स के लिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।